हे एवरीवन, आज हम करेंगे बॉटनी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ द बेसिक्स ऑफ एंजाइमोलॉजी। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है? इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एंजाइम्स के बारे में पढ़ना है, जो कि हमें पहले से ही पता है कि एंजाइम क्या होते हैं और वो क्या करते हैं। बेसिकली क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, एनहांस करते हैं। सेकेंड वन हमें भी पता है कि उसको क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। अगर हाई टेम्परेचर कर दिया जाए तो वो डीनेचर्ड हो जाएगा। ये सब चीज़ें नॉर्मल बातें हैं, तो यही हमें इसके अंदर पढ़नी है। जैसे कि हमें पहले भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ चुके हैं कि लोग एंड की हाइपोथेसिस क्या होता है। ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो अगर बिल्कुल बेसिकली बात करें तो जो एंजाइम्स है, एंजाइम्स जो है किस चीज़ क्या होता है? एंजाइम्स प्रोटीन ही होते हैं। एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बना होते हैं एंजाइम, मतलब एंजाइम एक प्रोटीन ही है। और क्या नॉर्मली वो क्या करता है? किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करता है। अगर हम बॉटनी में बात कर रहे हैं, अगर हम बायोलॉजी में बात कर रहे हैं, तो हमारा एंजाइम जो है रिएक्शन को इंक्रीज़ कर रहा है, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ कर रहा है। अगर मैं वहीं केमिस्ट्री की बात करूँ तो किसी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करने के लिए हमें कैटालिस्ट की ज़रूरत पड़ती है ना। तो इसलिए बस इसको थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये नॉर्मल एक प्रोटीन है और ये क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस करता है। कौन सी रिएक्शन? बायोकेमिकल रिएक्शन। हमें ये थोड़ा मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम कैटालिस्ट की बात करेंगे तो कैटालिस्ट में हमारे आती है नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस, लेकिन अगर एंजाइम्स की बात करेंगे तो हम लिखेंगे कि इट हेल्प्स टू इन्हांस द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। और फाइनल प्रोडक्ट को बिना कोई अफेक्ट करे ये पूरे रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ कर सकती है। और दूसरी बात हमें ये भी पता है कि अगर हमारी हमारी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब वहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी का कोई ना कोई डिफरेंस आने वाला है। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी पहले ज़्यादा थी तो इसका मतलब बाद में एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई होगी, जिस वजह से हमारी रिएक्शन जल्दी हो गई, है ना। तो वही यहाँ पे कर्व में दिखाया गया है कि अगर मैं बात करूँ नॉर्मल एक रिएक्शन है बिना किसी एंजाइम के, तो वो रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है। लेकिन अगर एंजाइम डाल दिया जाए तो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाता है और प्रोडक्ट हमें जल्दी मिल जाता है। जैसे कि मैंने बात की कि कैटालिस्ट का भी वही काम होता है किसी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करना, और वही एंजाइम का भी वही काम है। कैटालिस्ट जो है हमारी केमिस्ट्री में यूज़ होता है, एंजाइम हमारे बायोलॉजी में यूज़ होता है। तो अगर हम बात करें कि इन दोनों में आखिर सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कि हमें पता है कि दोनों को है हमें स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है दोनों की ही, और दोनों ही क्या करते हैं? रिएक्शन ऑफ रेट को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ करते हैं कैसे? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। एंड थर्ड वन क्या? ये हमेशा अनचेंज्ड रहते हैं, हमें एज इट इज़ एंड में मिल जाते हैं, बीच में कहीं भी डिग्रेड नहीं होते। ओके, अब हम करते हैं इसके डिफरेंस के बारे में। जैसे कि हमें सिमिलरिटी तो पता चल गई, लेकिन कहीं ना कहीं डिफरेंस भी होता है इनके अंदर। तो डिफरेंस क्या है? बिल्कुल नॉर्मल ये भी डिफरेंस है। जैसे कि हमने लिखा है कि कैटालिस्ट जो है, कैटालिस्ट एक नॉर्मल मिनरल आयन से मिलकर बना होता है। एक नॉर्मल मिनरल आयन होता है, फिर कोई एक सिंपल मॉलिक्यूल होता है। लेकिन एंजाइम तो प्रोटीन से मिलकर बना है ना, और प्रोटीन तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है ना। ओके, एंड सेकंड वन क्या है कि कैटालिस्ट को कोई रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। हम नॉर्मल कैटालिस्ट डालते रिएक्शन हो जाती है, लेकिन एंजाइम को तो रेगुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा तो एक रेगुलेटर रेगुलेट करता है। थर्ड वन हमें पता है कि कैटालिस्ट पे जो है किसी भी टेम्परेचर पीएच का इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन एंजाइम तो काफ़ी सेंसिटिव होता है, बल्कि ज़्यादा पीएच की या फिर टुवार्ड्स टेम्परेचर, है ना, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव देखने को मिलता है। और ये किसी भी डाइवर्स रिएक्शन को कैटालिस्ट कर सकता है, लेकिन जो एंजाइम है वो एक सिर्फ स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए ही बने होते हैं, एक स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए एक एंजाइम काम आता है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ एंजाइम और कैटालिस्ट के बीच में एक दो डिफरेंस। अच्छा, अब एंजाइम्स को पढ़ने से पहले एक टर्म पढ़नी पड़ती है। एंजाइम होता है, एक होता है प्रो एंजाइम, मतलब एंजाइम से पहले वाली फॉर्म। जैसे कि हम करते हैं कि ये क्या होती है? हमारी एक इनएक्टिव प्रिकर्सर होती है एंजाइम की, किसी भी एंजाइम की उसकी इनएक्टिव फॉर्म क्या कहलाती है? प्रो एंजाइम। जैसे कि हमें पता है पेप्सिनोजन हमने पढ़ रखा है, पेप्सिनोजन एक इनएक्टिव है, लेकिन जैसे ही उसको HCl मिल जाता है तो वो एक एक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो इट्स अ प्रो एंजाइम, इट्स अ एंजाइम। ओके, देन आता है हमारा इसका केमिकल नेचर। जैसे कि हमें अभी पता ही है इसका केमिकल नेचर के बारे में कि ये प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और प्रोटीन कैसे बनते हैं? प्रोटीन बनते हैं DNA, RNA, प्रोटीन, ये वाली सभी प्रोसेस चलती है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन वगैरह, ठीक है, ये प्रोसेस चलती है। और एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो जैसे कि नॉर्मल क्या होता है कि हमें कुछ भी अगर हम चीज़ पढ़ते हैं तो उसके कहीं ना कहीं टाइप्स होते हैं, वैसे इसके टाइप्स हैं। तो हमारे जो एंजाइम है वो दो तरह का होता है, एक होता है सिंपल एंजाइम और दूसरा होता है कंपाउंड एंजाइम। जो सिंपल एंजाइम होते हैं उस सिंपल एंजाइम के अंदर मतलब सिंपल एंजाइम है जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से मिलके बने हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉलीपेप्टाइड से मिलके बने हैं, और कोई एक्स्ट्रा ग्रुप उसके अंदर नहीं है, ठीक है। और कंपाउंड क्या होते हैं? या फिर इसे हम कंजुगेटेड एंजाइम बोलते हैं, फिर होलो एंजाइम बोलते हैं। और इसमें क्या होते हैं? इसके अंदर कोई ना कोई एक एडिशनल ग्रुप या फिर एडिशनल केमिकल कंपोनेंट मिला होता है, और उस एडिशनल जो ग्रुप अटैच है प्रोटीन के साथ, कुछ एडिशनल पार्ट जुड़ा होता है, तो उसे हम बोलते हैं कोफैक्टर। एक नॉर्मल टर्म दिया है कोफैक्टर। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोटीनेशियस पार्ट होगा वो तो क्या लाएगा? हमारा एपो एंजाइम, ठीक है। ये टर्म्स याद रखनी है,
इन टर्म को आगे हम स्टडी करेंगे तब कंफ्यूज नहीं होंगे हम। इनको ना अभी अच्छी तरह से याद कर लो कि हम किसको क्या नाम दे रहे हैं। नॉर्मल सिंपल जो सिंपल एंजाइम है। देन सेकंड आता है कंपाउंड होलो एंजाइम कंजुगेटेड एंजाइम। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्रोटीन के साथ कोई एक एडिशनल ग्रुप जुड़ा होता है, उस एडिशनल ग्रुप को हम बोलते हैं कोफैक्टर। और उस प्रोटीनेशियस पार्ट को क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम। और जो नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट जो जुड़ा हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी जो हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो भी आगे कई तरह का हो जाता है। ठीक है, तो प्रोटीनेशियस पार्ट क्या हो गया हमारा एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट कौन सा हो गया, प्रोस्थेटिक ग्रुप। और जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो आगे अलग अलग तरह का होता है। जैसे कि अगर वो बिल्कुल सिंपल है, सिंपल मेटल आयन है, तो उससे हम बोलते हैं कोफैक्टर। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। अगर वो हमारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, क्या है, अगर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो उसे बोलते हैं कोएंजाइम। जैसे कि हमारे बड़े बड़े ग्रुप्स NAD, FAD, FMN है ना, जो क्या काम करते हैं, कोई हाइड्रोजन ट्रांसफर, कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चीज़ों में काम आते हैं। मेनली यहाँ पे क्या है, विटामिन, जो भी सारे विटामिन डेरिवेटिव होते हैं इसके अंदर। ठीक है, कोएंजाइम के अंदर सारे विटामिन डेरिवेटिव ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आते हैं। और जो कोफैक्टर्स हैं इसके अंदर हमारे नॉर्मल मेटल आयंस आते हैं। तो इस बेस पे हमें प्रोस्थेटिक ग्रुप को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कोफैक्टर एंड कोएंजाइम। आगे हम ना कोएंजाइम को बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मोड ऑफ एंजाइम एक्शन, कि जो हमारे एंजाइम एक्शन उसका काफ़ी मोड क्या रहता है, और ये भी हम सब ने पढ़ रखा है, तो इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल में स्टडी करने की वो भी नहीं है। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ें जैसे कि हमें पता है, इससे पहले क्या लिखा है, लोगन की हाइपोथेसिस या मैकेनिज्म, जो कि हमें पता है कि लोग और की के बेस पे ही हम एंजाइम और सबस्ट्रेट को डिफाइन करते हैं, कि एक एंजाइम भी एक वैसी ही चीज़ जैसे लोग और की मैकेनिज्म होता है। नॉर्मल है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट इकट्ठा कॉम्प्लेक्स एंड देन प्रोडक्ट बन जाता है। यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली जो एंजाइम उसका साइज़ बड़ा होता है देन सबस्ट्रेट थे। इसका मतलब हमारा जो क्या नाम है, एंजाइम है वो क्या हमारा लोक है, और जो सबस्ट्रेट है वो हमारी क्या है, की है, यही है। एंड नॉर्मली क्या होता है, जो एंजाइम के पास कुछ अदर एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होते हैं, जिस पे जाए, मतलब क्या होता है, एंजाइम के पास एक्टिव साइट होते हैं जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है, प्रॉपर उसकी शेप होती है, उसी शेप का उसके अंदर जिस शेप का सबस्ट्रेट होता है वही शेप एंजाइम के अंदर प्रेजेंट होती है, और वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं, करेक्ट मतलब फिट हो जाते हैं आपस में, और आगे प्रोडक्ट बन जाता है वही सेम। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसमें, नॉर्मल जो आप सबको आता है वही आप इसमें लिखना, कि लोगन की हाइपोथेसिस में आखिर हम क्या समझा सकते हैं, लोग बना देना, की बना देना, उस बेस पे आप थोड़ा बहुत उसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो लोगन की हाइपोथेसिस हमको आता ही है। एक बात तो और यहाँ पे देखनी है कि जो नॉर्मल हमने कहा कि एंजाइम के पास एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे कोई ना कोई सबस्ट्रेट आके जुड़ता है, तो उस एक्टिव साइट के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे वो आके जुड़ जाते हैं। मतलब कभी कभी क्या होता है, कोई एंजाइम्स में एक्टिव साइट के पास कुछ ऐसे स्पेशल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं जो सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड करके रखते हैं काफ़ी अच्छे से। जैसे कि कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिसके पास जो स्पेशल ग्रुप जो होते हैं वो स्पेशल ग्रुप होते हैं NH2 COH SHH, इस तरह कुछ ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं उस एक्टिव साइट में, जो सबस्ट्रेट को उसके साथ कंबाइन करके रखते हैं। ठीक है, तो देन अगला आता है हमारा सेकेंड मैकेनिज्म या फिर मोड एक्शन, क्या आता है, इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म। ये भी हमने पढ़ रखा है। इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म भी यही कहलाता है बिल्कुल, कि मतलब क्या होता है, एक फिट मैकेनिज्म, इंड्यूस्ड मतलब आपस में फिट हो गया, जैसे कि सबस्ट्रेट क्या हो जाता है, एंजाइम में फिट हो जाता है, उसी तरह का इसमें यही समझाया गया है। बस जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि एंजाइम लोगन की हाइपोथेसिस ने क्या कहा था कि एक एक्टिव साइट होती है जहाँ पे आके सबस्ट्रेट अटैच करता है। ठीक है, वही इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म क्या कहता है कि जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम के पास, उसके अंदर दो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। दो ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप होता है बटरेसिंग ग्रुप और सेकंड वन होता है कैटालिटिक ग्रुप। जिससे नाम से इसका इंडिकेट हो रहा है कि जो बटरेसिंग ग्रुप है वो तो क्या करता है, सबस्ट्रेट को सपोर्ट करता है, और जो कैटालिटिक ग्रुप है वो क्या करता है, सबस्ट्रेट को क्या करता है, कैटालिटिक मतलब क्या करता है, उसको उसके बॉन्ड को वीक कर देता है, उसे तोड़ देता है, ताकि तभी वो आगे किसमें, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक जनरल नॉलेज के लिए एक क्वेश्चन कभी भी पूछा जाता है कि हमें पता होना चाहिए कि एक सिंगल मोलिक्यूल कार्बोनिक एनहाइड्रेस का, अगर हम बात करें एक कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम है, उसका अगर एक सिंगल मोलिक्यूल भी 36 मिलियन ऑफ मोलिक्यूल CO2 के 1 मिनट में क्या कर सकता है, हाइड्रेट कर सकता है। मतलब नॉर्मल है कि CO2 के 36 मिलियन मोलिक्यूल को कार्बोनिक एनहाइड्रेस 1 मिनट के अंदर क्या कर सकता है, उसे हाइड्रेट कर सकता है, सिर्फ एक ही सिंगल मोलिक्यूल कार्बोनिक एनहाइड्रेस का। मतलब हम सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा पावरफुल होगा कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जो कि 36 मिलियन CO2 के मोलिक्यूल को 1 मिनट में हाइड्रेट कर सकता है। तो बस एक नॉर्मल सी बात है, जनरल नॉलेज के लिए बात है। ठीक है, और अगर हम दूसरी एक चीज़ और पढ़ सकते हैं, जैसे कि हम बात करें कोई भी कैटालाइज्ड रिएक्शन है, मतलब कि कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें हम एंजाइम डाल रहे हैं, कोई ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एंजाइम नहीं है, तो जो एंजाइम वाली रिएक्शन होगी वो 10⁻⁷ टाइम्स ज़्यादा होती है बजाय कि नॉन कैटालाइज्ड रिएक्शन से। ओके, तो ये सारी बातें जो है इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म ने हमें समझाई थी।
देन इसके बाद आते हैं हमारे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, जो कि हम सबको पता है। करैक्टरिस्टिक में हम क्या क्या पढ़ते हैं कि एंजाइम को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं, लाइक पीएच, टेम्परेचर, इसी तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले आता है स्पेसिफिसिटी। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो एंजाइम है वो एक पर्टिकुलर हर रिएक्शन के लिए अलग अलग होता है ना, स्पेसिफिक होता है, हर रिएक्शन के लिए अलग अलग एंजाइम होता है। तो वहीं लिखा है स्पेसिफिसिटी, इसका पहला करैक्टरिस्टिक है कि पर्टिकुलर एंजाइम जो है एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए ही बना होता है। जैसे कि सुक्रोज की बात करते हैं। सुक्रोज जो है, यहाँ पे सुक्रोज को कौन वो करता है, इन्वर्टिस करता है, हमें पता है, जो ग्लूकोज को फ्रक्टोज में तोड़ देता है। तो यहाँ पे जो इन्वर्टिस है वो सिर्फ और सिर्फ सुक्रोज के लिए ही बना है, मतलब एक पर्टिकुलर एंजाइम पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को ही पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे ही एक्ट करता है, ठीक है। तो लेकिन जो क्या होता है कभी कभी कि जो एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है वो काफ़ी सारे ग्रुप को भी इकट्ठा काफ़ी सारे बड़े काफ़ी सारे बड़े ग्रुप पे भी एक्ट कर सकता है, लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पहले एक एग्जांपल और लिखा है मैंने यहाँ पे कि सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हमने कहा कि जैसे सुक्रोज पे इन्वर्टिस एक्ट करता है, वैसे जो एक सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज होता है जो कि हमने पढ़ा है कार्बन साइकिल के अंदर, तो वहाँ पर क्या करते हैं, जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज है वो सिर्फ और सिर्फ सक्सिनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में ही कन्वर्ट कर सकता है। अदरवाइज ये एंजाइम किसी और पे एक्ट नहीं करता, सिर्फ एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे ही एक्ट करता है। तो इस तरह के कुछ एंजाइम्स भी होते हैं। तो मतलब कुछ इस तरह के एंजाइम जो सिर्फ पर्टिकुलर एक ही सबस्ट्रेट के लिए बने होते हैं, उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। एंड कुछ ऐसे एंजाइम्स जो काफ़ी सारे बड़े ग्रुप के लिए बने होते हैं, जैसे कि उसे हम बोलते हैं ग्रुप स्पेसिफिसिटी। जैसे कि हमारे दिमाग में एक और आंसर आ जाता है आसानी से, हेक्सोकाइनेज, जिसे हम ग्लाइकोलिसिस में पढ़ते हैं। वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे हम कम से कम भी 2-3 बार उसे यूज़ करते हैं। हेक्सोकाइनेज को 2 बार यूज़ करते हैं ना, एक बार तो ग्लूकोज के लिए, एक बार फ्रक्टोज के लिए। हेक्सोकाइनेज 2 जगह यूज़ होता है। तो उसका मतलब जो हेक्सोकाइनेज है वो हमारा थोड़े से ग्रुप में काम आ सकता है ना। एंजाइम्स ऐसा एंजाइम जो हमारे ग्रुप ऑफ कंपाउंड में काम आ सके, मतलब पर्टिकुलर सिर्फ एक सबस्ट्रेट के लिए ही ना हो, वो हमारा क्या कहलाता है, ग्रुप स्पेसिफिसिटी कहलाता है, जिसके अंदर आते हैं हमारे हेक्सोकाइनेज, जो कि हमारा ग्लूकोज, फ्रक्टोज या फिर मैनोज पे भी काम कर जाता है। ओके। देन एक चीज़ और देखी जाती है, हमारे पास टोटल 3 स्पेसिफिसिटी आ गई। एक तो होगी हमारी एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, ग्रुप स्पेसिफिसिटी, एंड तीसरी होती है स्टीरियो केमिकल स्पेसिफिसिटी। जो स्टीरियो केमिकल है इसके अंदर क्या है, मतलब यहाँ पे हमारी जो स्पेसिफिसिटी देखी गई है वो स्टीरियो के बेस पे देखी गई है। जैसे कि हम एल और डी पढ़ते हैं ना, एल और डी स्टीरियो केमिकल, जब स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम एल डी स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। इसी तरह तो वहाँ पर क्या होता है, जो लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है वो सिर्फ और सिर्फ एल लैक्टेट पे एक्ट करता है, डी लैक्टेट पे एक्ट नहीं करता। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, स्टीरियो के बेस पे डिफरेंस आ गया, एक स्टीरियो के बेस पे स्पेसिफिसिटी देखी गई है। जो ये लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज है वो सिर्फ और सिर्फ एल लैक्टेट पे काम करता है, डी लैक्टेट पे काम नहीं करता। ओके, तो ये थी हमारी कुछ स्पेसिफिसिटी। तो देन आते हैं हम हमारा टेम्परेचर, जिसके बारे में हम सबको पता ही है कि जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर वैसे तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है एंजाइम के लिए, लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए तो हमारा जो एंजाइम है वो डीनेचर्ड हो जाएगा। और नॉर्मली क्या होता है, अगर मोस्ट ऑफ रिएक्शंस जो होती हैं, अगर हम टेम्परेचर में सिर्फ 10 डिग्री राइज़ करें, 10 डिग्री सेल्सियस ही राइज़ करें, तो हमारी एंजाइमेटिक रिएक्शन जो है डबल हो जाती है। क्या होता है, हमारी एंजाइमेटिक रिएक्शन डबल हो जाती है। लेकिन अप टू दैट, अब अगर इससे ज़्यादा कर दिया तो हमारे जो एंजाइम है वो डीनेचर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये बात हम सबको पता है। सो नेक्स्ट आता है हमारा पीएच। पीएच भी हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी वेरी करती है। जैसे कि अगर हम बात करें, अभी पीछे एक प्रोएंजाइम पढ़ के आए हैं पेप्सिनोजन, जिसमें हमने कहा था पेप्सिनोजन HCl के प्रेजेंस में पेप्सिन में चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब हमारा जो पेप्सिन है वो लो पीएच पे ही काम करे, क्योंकि वो HCl के प्रेजेंस में ही तो बन रहा है। तो इसका मतलब जो है पेप्सिन है वो लो पीएच पे काम करता है। अगर हम बात करें ट्रिप्सिन, जो कि हमारा इंटेस्टाइन में मिलता है, तो वहाँ पर जो ट्रिप्सिन है वो हाई पीएच पे काम करता है ना, एक एसिडिक मीडियम, एक बेसिक मीडियम। तो इस वजह से यहाँ पे भी काफ़ी डिस्टिंग्विश हो जाता है कि हर एंजाइम जो है अलग अलग पीएच पे काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, जो पेप्सिन है वो लो पीएच पे काम करता है, ट्रिप्सिन हाई पीएच पे काम करता है। ओके। फिर यहाँ पे एक बात और दी गई है कि यहाँ पे जो हमारा पीएच होता है, नॉर्मली जो हमारा एंजाइम है वो पीएच पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन जो पीएच है वो भी कहीं ना कहीं वेरी कर सकती है। वो डिपेंड करता है किन किन चीज़ों पे, कि हमने जो वहाँ पे जो आयंस एब्जॉर्ब्ड हुए हैं वो कौन कौन से कैसे कैसे आयंस थे जो एब्जॉर्ब हो चुके हैं, वहाँ पे कोई और कोलॉइड तो नहीं है, एक्टिवेटिंग एजेंट तो प्रेजेंट नहीं है, इनहिबिटर्स है या नहीं, उस एंजाइम की हिस्ट्री क्या है, और उस सेल की एज कितनी है, और हमारा एंजाइम और सबस्ट्रेट कंसिडरेशन कितना लिया है हमने। तो इन सब बातों पे भी डिपेंड करता है कि हमारा जो एंजाइम का पीएच है वो क्या रहने वाला है, या फिर वो भी इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। मतलब हमारे जो एंजाइम की जो ऑप्टिमम पीएच है वो भी काफ़ी वेरी कर जाती है नॉर्मली, ठीक है। अगर हमारी इन चीज़ों में कोई ना कोई गड़बड़ हो जाए तो हमारी पीएच वेरी कर सकती है इन चीज़ों के बेस पे भी। ओके।
देन आता है हमारा छोटा सा कि ई एस कॉम्प्लेक्स, कि हमारा जो ई एस कॉम्प्लेक्स है सॉरी, वो किस तरह से बन रहा है, उस पर भी हमारा डिपेंड करता है कि मतलब वो भी हमारी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ही है किसकी, एंजाइम की, क्योंकि हमारा एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स किस तरह का बन रहा है। ओके, देन इसके बाद में इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आता है, दैट इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियस बात है कि कोई एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रही है तो वहाँ पे सबस्ट्रेट कितनी कंसंट्रेशन में लिया गया है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि एंजाइम के पास एक नॉर्मली क्या होता है, एंजाइम के पास काफ़ी ज़्यादा एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होती है, लेकिन इतनी भी नहीं कि हम उसमें डालते ही रहे, सबस्ट्रेट डालते ही रहे। कोई एक ऐसा एंड ज़रूर आएगा जहाँ पे हमारी सारी एक्टिव साइट जो है फिल हो जाएंगी। आएगा कोई ना कोई ऐसा टाइम भी ज़रूर आएगा जहाँ पे सारे एक्टिव साइट जो है फिल हो जाएंगी और सबस्ट्रेट के लिए जगह नहीं बचेगी, है ना। तो हमने वही लिखा है कि एंजाइम के पास काफ़ी ज़्यादा एक्टिव साइट्स होती हैं टू बी अ सबस्ट्रेट। अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेंगे तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ होगी, लेकिन एक लिमिट तक। व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन नो लॉन्गर चेंजेस, ऑब्वियस बात है जब हम देखेंगे कि अब रिएक्शन हमारी रेट ऑफ रिएक्शन में कोई इंक्रीज़ नहीं आ रहा सबस्ट्रेट डालने पर भी, तो इसका मतलब समझ जाएंगे कि वहाँ पे हमारी एंजाइम की एक्टिव साइट्स जो है फिल्ड हो चुकी है या फिर सैचुरेट हो चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म आती है, दैट इज़ द माइकेलिस कांस्टेंट, विच इज़ क्या होता है, ये हमारा किसी एंजाइम की Km या माइकेलिस वैल्यू वो होती है जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी से हाफ हो जाए। नॉर्मल कहने का मतलब क्या है कि जब हम ग्राफ देखते हैं इस तरह का, तो यहाँ पे हमारी ये हाफ मैक्सिमम वो वैल्यू होती है कि जिसके बाद हमारा रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ता। यहाँ पे हमारी उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है जहाँ तक कि सबस्ट्रेट एंजाइम में फिट हो सके, उसके बाद एंजाइम के पास हो जगह नहीं है सबस्ट्रेट को लाने के लिए, तो वहाँ पे वो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसकी, ठीक है। हाफ मतलब वो एक ऐसी मैक्सिमम वैल्यू है जहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इतनी ही आएगी एंजाइम के अंदर, उससे ज़्यादा सबस्ट्रेट हम नहीं डाल सकते, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बाद में क्या कर जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ओके, तो ये तो आप हम सबको पता ही है, ये हम तो बिल्कुल शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं कि Km वैल्यू क्या होती है या फिर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कहाँ पे कितनी मैक्सिमम कितनी होगी कि जी एंजाइम उसे अपने अंदर बियर कर सकते हैं ना। तो ये ग्राफ भी हमने काफ़ी पहले शुरू से पढ़ रखा है, हो गया। तो मतलब नॉर्मल क्या है कि जब कोई भी रिएक्शन अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ तक पहुंच जाएगी तो वहाँ पे हमारी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी फिल हो जाती है। तो ये एक फॉर्मूला निकालते हैं हम यहाँ से, V = V max सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन में Km प्लस सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, और इसे जो है हम आगे प्रूफ करेंगे, ठीक है। अभी नहीं, आगे काफ़ी आगे जाके हमारी काइनेटिक्स आती है तो वहाँ पर हम इस फॉर्मूले को ना प्रूफ करते हैं, ठीक है। अभी जस्ट याद रखने के लिए कैरेक्टरिस्टिक में हमें सिर्फ इतना ही लिखना होता है। ओके, सो गाइज़ अभी के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इनहिबिशन, ये भी हमने पहले पढ़ रखे हैं, दैट इज़ द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव, ये भी हमने 11-12 में पढ़ रखे हैं काफ़ी अच्छे से, बस वही है, कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।